Hi, good evening to all of you. Please like and subscribe the channel. This is the 7th class for BPSC TRE 4.0 for English language class 6 to 8 and 9 10th. आइए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यदि मेरा कंटेंट प्रीवियस कंटेंट और आज के कंटेंट अच्छे लगें तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेशन इंग्लिश लैंग्वेज पर बीपीएससी टीआरई के लिए। और ये जो भी कंटेंट है वो कोई भी एच टेट हो गया, हरियाणा टेट, झारखंड टेट, इसमें जिसमें भी इंग्लिश पूछी जाती है, ग्रामर पोर्शन सबके लिए क्या है, बेनिफिशियल है। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पॉइंट आउट द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। जो आगे सेंटेंस दिए गए हैं उसमें जो अंडरलाइन वर्ड है उनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच फाइंड करनी है कि वो एज एन एडजेक्टिव यूज़ हैं, वर्ब यूज़ हैं, एडवर्ब यूज़ हैं और कंजक्शन यूज़ हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ही ऑलवेज रिस्पेक्ट हिज एल्डर्स। यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड है ऑलवेज। अब ऑलवेज किसको क्वालिफाई कर रहा है ये हमें चेक करना है यहाँ पे। तो ऑलवेज क्वालिफाई कर रहा है रिस्पेक्ट को, और रिस्पेक्ट क्या है, वर्ब है। वर्ब को क्वालिफाई करने वाला पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, वो एडवर्ब होता है। यानी वर्ब को क्या क्वालिफाई करता है, एडवर्ब क्वालिफाई करता है। दैट्स वाई यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, एडवर्ब। ऑलवेज क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑलवेज एडवर्ब होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, ही इज़ लाइक माई फादर। ही इज़ लाइक माई फादर, यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड है लाइक। अब देखते हैं लाइक यहाँ पे क्या है। तो लाइक के बाद क्या आया है, एक नाउन आया है, और प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट या तो कोई नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो यहाँ पे माई फादर नाउन है और उसका इसके लिए लाइक उसके पहले यूज़ किया गया, तो लाइक क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रीपोजिशन। देन ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। यानी कि लाइक क्या है, एज अ प्रीपोजिशन यूज़ है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये प्रीपोजिशन के रूप में यूज़ किया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड है, ईच ऑफ द क्वेश्चंस कैरीज 1 मार्क। इनमें से प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क रखता है। अब यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड है ईच, तो ईच को फाइंड आउट करना है कि ईच पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा पार्ट है। क्या ये नाउन है, क्या ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या प्रोनाउन है। तो ईच जो है क्वेश्चंस में से प्रत्येक, तो ईच क्या है यहाँ पे, एक प्रोनाउन है। ईच क्या होगा, एज अ प्रोनाउन यूज़ है ईच यहाँ पे, क्योंकि प्रश्नों में से एक एक की बात की गई है यहाँ पे, ये इसलिए ये प्रोनाउन के रूप में यूज़ किया गया है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन है और कौन सा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे सेंटेंस को फाइंड आउट करना है। आई लाइक डॉग्स बट आई हेट बुल डॉग्स। अब आई लाइक डॉग्स हम लोग पढ़े हैं फैन बॉयज़ का रूल। फैन बॉयज़, एस से सो होता है, वाई एट, बी बट, ओ और, नॉर, ये फॉर और एज। तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, फैन बॉयज के रूल में ये बट से ऐड है। ये एक प्रिंसिपल क्लॉज ये हो गया, आई लाइक डॉग्स बट आई हेट बुल डॉग्स, तो ये प्रिंसिपल हो गया। अब जब 2 प्रिंसिपल ऐड होते हैं तो वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, कंपाउंड सेंटेंस का करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर, क्योंकि एक ये प्रिंसिपल है और एक ये प्रिंसिपल है, 2 प्रिंसिपल मिलते हैं तो कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करते हैं। किसका करते हैं, कंपाउंड सेंटेंस। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, द सन इज शाइनिंग एंड एवरीबडी वॉज हैप्पी सो आई डिसाइडेड टू गो फॉर शॉपिंग। अभी हम लोग फैन बॉयज का रूल देखे। फैन बॉयज में एस से क्या होता है, सो होता है, और फैन बॉयज के कंजंक्शन से जो भी जुड़ते हैं वो क्या होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं। और एंड का पढ़े,
फैन में ए जो है, ए क्या होता है, एंड होता है, ए का मतलब एंड होता है। और फर्स्ट द सन इज शाइनिंग, ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो ये प्रिंसिपल, दूसरा ये प्रिंसिपल और तीसरा ये प्रिंसिपल। जब मोर देन वन प्रिंसिपल क्लॉजेज जुड़ते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है। और जब एक प्रिंसिपल और एक सबऑर्डिनेट जुड़ते हैं तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फॉर्म होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर, कंपाउंड सेंटेंस। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 7। नेहा स्पेंट रुपीज़ दैट सी हैड। नेहा ने खर्च कर दिए रुपए दैट सी हैड, जो कुछ भी उसके पास था। अब लिटिल और द लिटिल और लिटिल नहीं होगा, क्योंकि लिटिल तो निगेटिव सेंस देगा, और द लिटिल, तो लिटिल वर्ड ही क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है यूज़, ये अनकाउंटेबल के साथ यूज़ होता है। अब बचा अ फ्यू और द फ्यू। अ फ्यू मतलब होता है थोड़ा सा, और द फ्यू मतलब होता है जो कुछ भी, जो कुछ भी, मतलब कि जितने भी रुपए या जो कुछ भी रुपए उसके पास थे उसने पूरा क्या किया, ख़त्म कर दिया, खर्च कर दिया। तो यहाँ पे एग्जैक्ट सेंस कौन सा दे रहा है, द फ्यू, मतलब द नेहा स्पेंट द फ्यू रुपीज़, मतलब जो कुछ भी रुपए उसके पास थे, दैट सी हैड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दे आर वेटिंग फॉर हर सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे है आर वेटिंग। अब यहाँ पे सिंस मॉर्निंग दिया है, यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, और पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम किस में लगता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लगता है। तो वर वेटिंग नहीं होगा, वेट नहीं होगा, नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। हैव बीन वेटिंग क्यों होगा, क्योंकि दे है और दे क्या लेता है, प्लूरल वर्ब लेता है। तो यहाँ पे हैव हो जाएगा, हैव बीन वेटिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, अ प्लेन फ्लू हाई एबव। अब यहाँ पे हाई को डिफाइन करना है कि हाई क्या है, कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है हाई। अब फ्लू को डिफाइन कर रहा है एबव, यानी कि ये क्या है, वर्ब है, और वर्ब को डिफाइन कर रहा है एबव। तो एबव क्या हो गया, एडवर्ब, और उसके पहले आकर हाई जो है एबव को क्वालिफाई कर रहा है, तो वो भी क्या हो जाएगा, एडवर्ब। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। एबव हाई डिफाइन कर रहा है एबव को, और एबव डिफाइन कर रहा है फ्लू को। फ्लू वर्ब है, वर्ब को डिफाइन कर रहा है एडवर्ब, एंड एडवर्ब को भी डिफाइन कर रहा है दूसरा एडवर्ब। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द बेल रिंग जस्ट नाउ। अब जस्ट नाउ मतलब कि अभी अभी, अभी अभी मतलब घंटी अभी अभी बजी है, यानी बज चुकी है। अब अभी अभी कंप्लीट हुआ है काम, तो किस में हुआ, कंप्लीट हो चुका है, यानी कि परफेक्ट में बनेगा। और जस्ट नाउ तो प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा, पास्ट में नहीं बन सकता। तो पास्ट इंडेफिनिट मतलब जो पहले चीज़ें हो गई, रिंगिंग कंटिन्यूटी शो नहीं कर रहा है, बच चुकी है, और रिंग्स प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होता है, तो होता है। हैबिचुअल एक्शन भी यहाँ पे नहीं दिखा है, जस्ट नाउ दिया है क्योंकि इसलिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आंसर, हैज़ रंग द बेल, द बेल हैज़ रंग जस्ट नाउ। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, द पाकिस्तानी सोल्जर्स थ्रू डाउन देयर आर्म्स एंड। पाकिस्तानी सोल्जर्स ने अपने हथियारों को फेंक दिया और वो क्या किए, भाग गए। तो भाग जाने के लिए या निकल लिए, उसके लिए किसका यूज होता है, रैन आउट, रैन अवे।
तो यहाँ पे हो जाएगा रैन अवे, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। रैन आउट नहीं होता, रैन ओवर नहीं होता, रैन आफ्टर मतलब पीछे किसी के पीछे भागना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। अ सेंट लीव्स ऑल अलोन। एक संत जो है वो अकेले रहता है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि आल कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। क्वेश्चन नंबर 11 में आल कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो यहाँ तो पहले देखते हैं अ सेंट लीव्स क्या है, कैसे रहता है, अलोन रहता है। अलोन क्या है, वर्ब को, ये वर्ब है और ये वर्ब है, वर्ब को डिफाइन कर रहा है एलोन। तो वर्ब को क्वालिफाई करने वाला क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। और एलोन क्या, आल, आल किसको डिफाइन कर रहा है, एलोन को। तो दूसरे एडवर्ब को डिफाइन करने वाला एडवर्ब भी क्या हो जाएगा, एडवर्ब को डिफाइन करने वाला एडवर्ब भी क्या होगा, एडवर्ब ही होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। आल हैज़ बीन यूज्ड हियर एज एन एडवर्ब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नोबडी वॉज देयर बट हर। अब यहाँ पे क्या है, नोबडी वॉज देयर बट हर, लेकिन वह थी, कोई वहाँ नहीं था लेकिन वह थी। तो यहाँ पे बट को पूछा गया है कि बट कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में यूज़ किया गया है। तो क्या बट कंजंक्शन है। कंजंक्शन क्या करता है, दो वाक्य को जोड़ता है, दो पार्ट्स को जोड़ता है वाक्य के, सेंटेंस के। क्या ये एडवर्ब है और क्या ये एडजेक्टिव है, तो नहीं, ये क्या है, प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन क्या मांगता है, हमेशा ऑब्जेक्ट मांगता है। ऑब्जेक्ट में क्या होना चाहिए, नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। तो यहाँ पे हर क्या है, एक प्रोनाउन है और उसके पहले बट आया है, उसको डिफाइन कर रहा है, इसलिए यहाँ पे बट क्या है, एज अ प्रीपोजिशन यूज़ किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। वेयर डू यू लिव। क्वेश्चन नंबर 13 है वेयर डू यू लिव। इसमें पूछा गया है कि वेयर कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। वेयर किसको डिफाइन कर रहा है, लिव को डिफाइन कर रहा है। तो लिव कौन सा क्या है, लिव है एक वर्ब, और वर्ब को डिफाइन करने वाला क्या होता है, एडवर्ब होता है। दैट्स वाई यहाँ पे ये क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, क्योंकि स्थान पूछा है वेयर डू यू लिव, लेकिन तो डिफाइन किसको कर रहा है, वर्ब को कर रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब होगा। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा। एडवर्ब में भी एडवर्ब ऑफ क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। है यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक थिंग्स व्हेन यू कंपेयर फुटबॉल एंड गोल्फ। जब आप फुटबॉल और गोल्फ के बीच कंपेयर करते हैं, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक थिंग्स, तो आप वैसी बात नहीं करते हैं। तो यहाँ पे थिंग्स क्या है, नाउन है, और किसी नाउन या सब्जेक्ट की को डिफाइन करने वाले को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये यहाँ पे लाइक क्या किस रूप में यूज़ किया गया है, लाइक जो है अपने बाद आने वाले नाउन को डिफाइन कर रहा है। नाउन को डिफाइन करने के कारण नाउन को क्या डिफाइन करता है, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या है, वो करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे ये प्रीपोजिशन नहीं है, क्योंकि ये इसका ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं यूज़ किया गया है। ये यहाँ पे एडजेक्टिव है और वो उसको डिफाइन कर रहा है, लाइक जो है नाउ थिंग्स को डिफाइन कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है हु डिड दिस, किसने किया। अब यहाँ पे हु इंट्रोगेटिव भी है, लेकिन एज एन सब्जेक्ट भी यूज़ किया गया है। तो सब्जेक्ट में या तो नाउन यूज़ होता है या प्रोनाउन यूज़ होता है। सब्जेक्ट के रूप में या तो नाउन या प्रोनाउन यूज़ होता है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये हो जाएगा हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। हु क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। देन ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 16 में क्या है, टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वन वर्ड पूछा है, टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, मतलब जो ऑफिशियल फॉर्मेलिटी होती हैं उन्हें क्या कहते हैं। टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी को क्या कहते हैं, क्या डिलेड बोलते हैं, नहीं, डिलेड मतलब होता है देर होना,
ऑफिशियसनेस बोलते हैं, नहीं। फॉर्मेलिटी मतलब क्या होता है? फॉर्मेलिटी मतलब होता है ऐसे ही दिखावा करना नॉर्मली। और नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन क्या है? रेड टैपिज्म। तो टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी को क्या बोलते हैं? ऑफिशियल फॉर्मेलिटी मतलब जो रूल रेगुलेशन के साथ चीज़ें होती हैं, दैट इज़ नोन एज रेड टैपिज्म। क्या कहते हैं ऑफिशियल फॉर्मेलिटी को? ऑफिशियल फॉर्मेलिटी को बोलते हैं रेड टैपिज्म। ऑफिशियल फॉर्मेलिटी इज नोन एज रेड टैपिज्म। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 है ऑटोबायोग्राफी मीन्स। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? जब कोई व्यक्ति अपने बारे में अपने से ही खुद से ही लिखता है अपने बारे में, दैट लिटरेरी या दैट स्टोरी इज़ नोन एज ऑटोबायोग्राफी। मतलब खुद के बारे में खुद से लिखा हुआ, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? आत्मकथा बोलते हैं। तो देखते हैं द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय समवन एल्स, मतलब किसी और के द्वारा लिखा हुआ, तो दैट इज़ नॉट करेक्ट। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन एज रिफ्लेक्टेड इन हिज राइटिंग, मतलब उसकी राइटिंग में दर्शाया गया हो, ये भी गलत है। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन क्रिएटेड इन पेंटिंग बाय हिमसेल्फ, पेंटिंग में दी हुई लिखी हुई चीज़ों को क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी नहीं बोलते हैं। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है कि द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, किसी व्यक्ति की जीवनी उसके द्वारा ही लिखी गई हो, उसे ही उसकी ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। 18 है अ पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ इज। सेल्फिश मतलब क्या होता है? सेल्फिश मीन्स होता है स्वार्थी। स्वार्थी। लोनली मीन्स अकेला। लोनली मीन्स अकेला। अनसोशल मतलब असामाजिक। असामाजिक यानी कि जो सामाजिक नहीं है, जिसका समाज में मेल जोल नहीं है। अब पूछा क्या है? अ पर्सन हु लिव्स बाय हिम सेल्फ, जो खुद में रहता है, जो अकेले में मस्त रहता है, दैट इज़ नोन एज रेक्ल्यूज। अ पर्सन हु लिव्स बाय हिम सेल्फ, उसे क्या कहते हैं? रेक्ल्यूज बोलते हैं। मतलब कि जो सन्यासी टाइप का जीवन जीता है, जो मस्त मौला है, उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, दैट इज़ नोन एज रेक्ल्यूज। नेक्स्ट देखते हैं अल्मा मैटर। अब यहाँ पे है अल्मा मैटर क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है? अल्मा मैटर इज़ द प्लेस वेयर वन, क्या मैरिड? नहीं। डाइड? नहीं। वॉज बॉर्न? नहीं। अल्मा मैटर क्या होता है? स्टडी होता है, प्लेस ऑफ स्टडी वेयर मतलब चाइल्ड बिगिन देयर स्टडी। यानी कि अल्मा मैटर क्या होता है? वो स्टडी जो फर्स्ट स्टडी पाता है बच्चा, फर्स्ट स्टडी started by mother, that is known as alma mater। मतलब कि बच्चे का जो पहला ज्ञान होता है, पहला अध्ययन की शुरुआत जो होती है, वो क्या होती है? घर से होती है। और घर में किससे होती है? माता से होती है। दैट इज़ नोन एज अल्मा मैटर। और उसे क्या कहते हैं? अल्मा मैटर इज रिलेटेड टू स्टडी और फर्स्ट स्टडी। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ एनिशिएंट सोसाइटी, मतलब प्राचीन काल की सभ्यता और समाज के बारे में जो पढ़ा जाता है, उसे क्या कहते हैं? क्या एथनोलॉजी कहते हैं? नहीं। हिस्ट्री? नहीं। हिस्ट्री मतलब तो इतिहास हो गया। एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं? नहीं। उसका मीनिंग होता है, वो होता है वन वर्ड फॉर द स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटी इज नोन एज आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटी। स्पेलिंग क्या हो जाएगा? AR, कभी इसकी स्पेलिंग भी पूछ सकता है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड में, ARCHAEOLOGY, आर्कियोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पे आर्टिकल का यूज करना है।
कि करेक्ट आर्टिकल क्या होगा। आइए देखते हैं। इंग्लिश इज़ लैंग्वेज ऑफ पीपल ऑफ इंग्लैंड। तो यहाँ पे दो फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। क्या यहाँ पे इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश पीपल इंग्लैंड होगा? नहीं। इंग्लिश इज़ एन लैंग्वेज, एन तो यूज़ ही नहीं होगा क्योंकि एल से स्टार्ट है, तो ये भी गलत हो गया। और अ भी नहीं होगा दोनों में। इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज होगा। इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ इंग्लैंड, क्योंकि यहाँ पे पूरे इंग्लैंड के लोगों की बात हो रही है और इंग्लिश भाषा की बात हो रही है, ना कि इंग्लिश सब्जेक्ट की बात हो रही है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा? आर्टिकल द का यूज़ होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है फ्रेंच हैव ऑफर्ड टू हेल्प इंडिया। अब यहाँ से फ्रेंच से मतलब है फ्रांस के लोग, ना कि केवल फ्रांस के लोग। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? अब किसी चीज़ को पूरे क्लास को डिफाइन किया जा रहा है तो ए और एन का यूज़ नहीं हो सकता। यहाँ पे होगा द फ्रेंच, यानी कि द पीपल ऑफ फ्रेंच हैव ऑफर्ड टू हेल्प इंडिया। फ्रेंच के लोगों ने, फ्रांस के लोगों ने इंडिया के लोगों को हेल्प करने का ऑफर किया। तो क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए विल, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है चूज द वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। इफ गिवन इन एक्टिव सेलेक्ट द पैसिव और इन पैसिव सेलेक्ट द एक्टिव। मतलब अगर क्वेश्चन में एक्टिव वॉइस दिया है तो उसका सेम मीनिंग दे और उसका पैसिव वॉइस फाइंड करना है, और अगर पैसिव वॉइस दिया है हाईलाइटेड वर्ड क्वेश्चन तो उसका एक्टिव फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एक्टिव पैसिव से है द बॉयज़ वर, फर्स्ट क्वेश्चन है द बॉयज़ वर मेकिंग काइट्स। लड़के जो है काइट्स बना रहे थे। अब यहाँ पे वर है तो किस में हो जाएगा? बॉयज़ वर, यानी कंटिन्यूअस में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में आता है तो हेल्पिंग वर्ब तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है, वाज या वर में से कोई लगेगा। और उसके बाद क्या ऐड हो जाता है? बीइंग प्लस V3, बीइंग प्लस V3। तो द बॉयज़ वर मेकिंग काइट्स इसका ऑब्जेक्ट है। तो अब यहाँ पे ये एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? काइट्स हो जाएगा सब्जेक्ट। तो देखते हैं काइट्स प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेगा। काइट्स वर बीइंग मेड, मेक का क्या हो जाएगा? मेड बाय द बॉयज़। नेक्स्ट देखते हैं काइट्स आर, पास्ट है तो ये नहीं हो सकता। पास्ट कंटिन्यूअस है तो हैड नहीं हो सकता, और कंटिन्यूअस प्रेजेंट नहीं हो सकता। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। काइट्स वर बीइंग मेड बाय द बॉयज़। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, अगला देखते हैं। अगला है ही विल नॉट यूज़ द कंप्यूटर। ही विल नॉट यूज़ द कंप्यूटर। ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है कंप्यूटर, और किस में है? ये फ्यूचर इंडिफिनिट में है। ये किस में है? फ्यूचर। तो विल बी ऐड हो जाएगा। अब देखते हैं सब, ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट के रूप में होगा। तो द कंप्यूटर विल नॉट बी यूज्ड बाय हिम। सेकेंड है द यूज़ ऑफ कंप्यूटर। अब यूज़ ऑफ तो होगा ही नहीं स्टार्टिंग में। नेक्स्ट है द कंप्यूटर ही विल। अब सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली क्या होगा? HV आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, इसलिए ये भी गलत है। बाय हिम द कंप्यूटर विल नॉट बी यूज, ये भी गलत है। एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि द कंप्यूटर विल नॉट बी यूज्ड बाय हिम। द कंप्यूटर सब्जेक्ट हो गया, विल जो है हेल्पिंग वर्ब हो गया, निगेटिव वर्ड है तो नॉट हो गया, और विल चेंज करने के लिए यहाँ पे बी हो गया, और ये V3 हो गया। क्या हो गया? V3 हो गया। यूज्ड यानी V3। बाय हिम सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट के रूप में कन्वर्ट हो गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 फिनिश द गेम। गेम को ख़त्म करो। ये क्या है? डिक्लेरेटिव है एक तरीके से। अब इसका कैसे बनेगा? क्योंकि ये प्रेजेंट नहीं है, पास नहीं है। अब इसका बनता है लेट से। द गेम हैड टू बी फिनिश्ड।
हैड टू बी नहीं आएगा। लेट द गेम फिनिश, लेट द गेम बी फिनिश्ड और द गेम शुड बी फिनिश्ड। तो क्या होना चाहिए? होना चाहिए लेट द गेम बी फिनिश्ड। एग्जैक्ट आंसर सही, सबसे ज़्यादा सुटेबल आंसर क्या है? लेट द गेम बी फिनिश्ड, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं लेजिटिमेट। अब लेजिटिमेट मीन्स क्या होता है? लेजिटिमेट मतलब होता है करेक्ट नहीं होता है, राइटफुल नहीं होता है, पॉसेसिव नहीं होता है। लेजिटिमेट मतलब होता है वैलिड। लेजिटिमेट मतलब होता है वैलिड। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा लेजिटिमेट के लिए। लेजिटिमेट का मतलब होता है वैलिड। अगला देखते हैं 27 नंबर। द सिनोनिम ऑफ एमनेस्टी इज। एमनेस्टी क्या होता है? क्या पेनाल्टी होता है? पेनाल्टी मतलब होता है एक तरीके से किसी चीज़ के लिए, किसी जुर्म के लिए वो कुछ पैसे कर देना। जस्टिस होता है न्याय नहीं। और रिलीज़ मतलब मुक्त करना। रिलीज मतलब क्या हो गया? मुक्त करना। ये भी नहीं होता है। एमनेस्टी मतलब होता है पार्डन। एमनेस्टी मतलब क्या होता है? पार्डन। यानी ऑप्शन नंबर, पार्डन मतलब होता है क्षमा करना। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 28 नंबर। मेनी मैन वुड वेलकम सच अ चांस। अब यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ किया गया है, तो मेनी के साथ अ का यूज़ होता है और सिंगुलर नाउन आता है, लेकिन तो वो आने वाला वर्ब, उसके बाद आने वाला हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? वो प्लूरल होता है। हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेनी अ मैन। मेनी अ मैन नहीं, इसके बाद आने वाला मेनी अ मैन के बाद आने वाला हेल्पिंग वर्ब प्लूरल नहीं होता है। मेनी अ मैन यानी कि आने वाला नाउन सिंगुलर होता है और वर्ब भी सिंगुलर लेता है। और नंबर ऑफ जो होता है नंबर ऑफ के बाद क्या होता है? वो प्लूरल वर्ब लेता है। प्लूरल वर्ब आता है, जबकि द नंबर ऑफ सिंगुलर वर्ब लेता है। सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। और मेनी अ के बाद सिंगुलर नाउन आता है। नाउन क्या आता है? सिंगुलर यूज होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। मेनी अ मैन वुड वेलकम सच अ चांस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पे है डैश, फिर टेक इट, फिर डैश लीव इट। अब यहाँ पे क्या हो सकता है? बोथ टेक इट एंड लीव इट? तो नहीं। नॉट ओनली टेक इट। अब नॉट ओनली बट ऑल्सो अक्सर क्या होता है? किसी दो नाउन या दो एडजेक्टिव के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे दोनों क्या वर्ब है? नहीं होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट है आइदर टेक इट और लीव इट। दो टेक इट तो ये भी एग्जैक्टली नहीं बैठ रहा है। तो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए आइदर, क्या होगा? आंसर होना चाहिए आइदर टेक इट और लीव इट। या तो लो या छोड़ दो। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है नोबडी इन्फॉर्म्ड अस दैट द मीटिंग वॉज कैंसिल्ड। किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया कि मीटिंग कैंसिल हो गई। तो यहाँ पे क्या निकालना है? यहाँ पे निकालना है क्वेश्चन टैग। ऐसे तो
क्वेश्चन टैग क्या होता है, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो उसका निगेटिव उसी सेंटेंस का क्वेश्चन टैग और उसी का नाउन लेके क्वेश्चन टैग बन जाता है। लेकिन नोबडी क्या है, नोबडी ऑलरेडी ये निगेटिव है, सेंटेंस निगेटिव नहीं है लेकिन नोबडी उसको निगेटिव बनाता है, नोबडी निगेटिव सेंस देता है। तो कोई भी क्वेश्चन टैग इसका निगेटिव तो बनेगा नहीं, जैसे डिडंट दे होगा नहीं, डज नॉट दे नहीं होगा, डज तो इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, इन्फॉर्म्ड, नोबडी इन्फॉर्म्ड यानी पास्ट इंडेफिनिट है, और इजंट नहीं होगा, नॉट तो लगेगा ही नहीं। अब क्या होगा, डिड दे, यानी कि इसका क्वेश्चन, ये जब क्वेश्चन निगेटिव में होता है तो उसका क्वेश्चन टैग जो है वो इंट्रोगेटिव में नहीं बन के, निगेटिव में नहीं बन के क्या बनता है, वो पॉजिटिव में बनता है। क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में बनता है कब, जब सेंटेंस नेगेटिव में होता है, और सेंटेंस अगर पॉजिटिव में होता है तो इन क्वेश्चन टैग जो है वो निगेटिव में बनता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे क्या फिल होगा, डिड दे, क्वेश्चन मार्क तो ऑलरेडी लगा है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। और क्या यदि कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे से हम कुछ लिटरेचर के भी पार्ट्स लाने वाले हैं, जैसे कि जॉन मिल्टन हो गए, शेक्सपियर हो गए, इनकी बायोग्राफी और इनके कुछ वर्क्स, विलियम वर्ड्सवर्थ, इन लोगों के पे भी कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे और उनके कुछ छोटे छोटे कंटेंट और इनकी राइटिंग और इनकी बायोग्राफी से स्टार्ट करेंगे। यदि कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।